जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषी बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। जी स्टूडेंट, तैयार हो जाइए। आज की जो क्लास दूसरी आप तक पहुँच रही है, जो हमारे विद्वान साथी और विषी बहनें बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो हमारे मित्र यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं और जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं। स्टूडेंट आइए, जो हिंदी ग्रामर आपका चल रहा है बहुत ही डीप कंसेप्ट में चल रहा है और हर एक प्रश्न का जवाब हम आपको दे रहे हैं इस वीडियो में। परेशान बिल्कुल मत होना। आइए स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे वर्ण के 2 अंग। डेप्थ में पढ़ेंगे स्टूडेंट, जहां हर पुस्तक साइलेंट हो जाएगी और जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले प्रश्न होते हैं उस पर सभी पर हम चर्चा करेंगे। बाकी आप देखो कि खुद ही जान जाओगे स्टूडेंट। हालांकि दूसरी क्लास आप तक पहुंच रही है, आज हम पढ़ेंगे। हालांकि इस टॉपिक का नाम ही हम रख देते हैं वर्णमाला। क्या स्टूडेंट? वर्णमाला। और वर्णमाला का ही दूसरा नाम क्या होता है स्टूडेंट? वर्ण विचार। क्या कहा जाता है? वर्ण विचार स्टूडेंट। बहुत क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, बहुत प्रश्न आते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। हालांकि चलिए हम बात करेंगे स्टूडेंट, वर्ण विचार कहे या वर्णमाला कहे तो दोनों में कॉमन क्या है स्टूडेंट? वर्ण है। दोनों में कॉमन क्या है स्टूडेंट? देखो जरा, यहाँ वर्ण है तो वर्णमाला किसे कहेंगे दोस्तों? वर्णों के व्यवस्थित क्रम के समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित क्रम के समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला। जैसे स्टूडेंट हम एक अलग एग्जाम्पल बताएं, जैसे मान लीजिए एक ये धागा हो और इस धागे में क्रम बाई क्रम फूलों की एक लड़ी हम सजा दें। इस धागे में फूलों की लड़ी हम सजा दें तो फूलों के व्यवस्थित क्रम के समूह को क्या नाम दिया जाता है? माला नाम दिया जाता है। फूलों के व्यवस्थित क्रम के समूह को माला नाम दिया जाता है, वैसे वर्णों के व्यवस्थित क्रम के समूह को वर्णमाला नाम दिया जाता है। स्टूडेंट, बात समझ में आ चुकी होगी। आइए हम बात करेंगे जो प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, हूबरू कैसे आपके एग्जाम में आते हैं प्रश्न, जरा देखो स्टूडेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे प्री स्टूडेंट कि जो आपका ये वर्ण होता है, मैंने पिछली कक्षा में सब कुछ बताया है। वर्ण के 2 अंग होते हैं। वर्ण के कितने अंग होते हैं स्टूडेंट? 2 होते हैं। एक होता है स्वर और एक क्या होता है? व्यंजन होता है। एक होता है स्वर और एक क्या होता है? व्यंजन होता है। पहले हम पढ़ेंगे जो स्वर होते हैं, स्वर होते क्या हैं। स्वर जो होते हैं दोस्तों स्वतंत्र होते हैं, अर्थात इनको उच्चारण करने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती, है ना। और जो व्यंजन होते हैं दोस्तों, व्यंजन जो उच्चारित किए जाते हैं, जिनका उच्चारण किया जाता है उस स्वर की सहायता से किया जाता है, यानी व्यंजन स्वर की सहायता से पढ़े जाते हैं। हालांकि ये डिफिनेशन तो नहीं आती है। आइए हम आगे चलते हैं। जो स्वर है दोस्तों, स्वरों की संख्या कितनी होती है, पहले इस पर हम बात करेंगे। स्वरों की संख्या आपके सिर्फ एग्जाम में पूछी जाए तो स्वर की संख्या कितनी बताओगे? अगर आ जाए मूल स्वरों की संख्या पूछी जाए, जहां बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, मूल स्वरों की संख्या पूछी जाए तब कितना बताओगे? मूल स्वरों की संख्या पूछी जाए तब कितना बताओगे? और मूल भाषा में स्वरों की संख्या पूछी जाए, मूल भाषा में स्वरों की संख्या पूछी जाए तब कितना आप जवाब देंगे? क्योंकि अलग अलग प्रश्न आपने अलग अलग पुस्तक पढ़ा होगा स्टूडेंट। सवाल एक ही होता है पर प्रश्न पूछने का नज़रिया या उसमें जो बदलाव करते हैं हमारे राइटर, हमारे लेखक, वो अलग अलग तरीके से कर देते हैं, तो स्टूडेंट वहाँ समझ नहीं पाते। स्वरों की संख्या पूछे स्टूडेंट तो याद रखना तब भी आपको कितना लगाना है? 11। और मूल स्वरों की संख्या पूछे तब भी कितना लगाना है? 11। मूल भाषा में स्वरों की संख्या पूछे तो कितना लगाना है दोस्तों? 13 लगाना है। आइए एक एक पर चर्चा करते हैं। अगर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मात्रा की संख्या पूछता है स्टूडेंट, सारी चीज़ें पहले यहाँ देख लो।
फिर हम चर्चा और परिचर्चा करेंगे। जो आपके मात्रा की कुल संख्या पूछ ले तो मात्रा की कुल संख्या कितनी लगाना है स्टूडेंट? आपको 10 लगाना है। कितना लगाना है स्टूडेंट? 10 लगाना है। और मात्रा के प्रकार अगर आपके वर्णमाला में पूछता है, वर्णमाला से संबंधित क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, तो मात्रा के प्रकार 3 होते हैं। पर साहित्यिक हिंदी जो होती है, जो रस छंद अलंकार, जो छंद एक टॉपिक होता है, उसमें मात्राएं 2 होती हैं, लघु और गुरु। तो लेकिन स्टूडेंट अगर यहाँ पूछे मात्रा के प्रकार कितने होते हैं स्टूडेंट? तो मात्रा के प्रकार कितने होते हैं? 3 होते हैं स्टूडेंट, याद रखना। मात्रा के प्रकार 3 होते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें आपने देखा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम चलते हैं आगे, एक एक स्टेप पढ़ेंगे स्टूडेंट। चल अब हम पढ़ेंगे कहाँ मात्रा की संख्या कैसे होगी, कैसे मात्रा के प्रकार होंगे, क्या क्या चीज़ें आती हैं, कौन कौन से स्वर यहाँ 13 होते हैं, सब पर हम चर्चा करेंगे स्टूडेंट। देखो हम बात करेंगे स्वरों की संख्या 11 होती है और वो स्वर यही होते हैं दोस्तों, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी, यानी अ, ई, फिर क्या होता है उ, फिर क्या होता है री, फिर क्या होता है ए, फिर क्या होता है ऐ, फिर क्या होता है स्टूडेंट ए, ओ, यहाँ लिख दे रहे हैं हम ओ, और क्या होता है स्टूडेंट औ। ये होते हैं 11 स्वर स्टूडेंट। अब जरा ध्यान से सुनो, ये जो छोटा ए होता है इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। बड़े ए की मात्रा ऐसे होती है, छोटी ई की मात्रा ऐसे होती है, बड़ी ई की मात्रा ऐसे होती है, छोटा ऊ की मात्रा ऐसे होती है, बड़ा ऊ की मात्रा ऐसे होती है। और री की जो मात्रा होती है स्टूडेंट वो ऐसे होती है, ए की मात्रा ऐसे होती है, ऐ की मात्रा ऐसे होती है, ओ की मात्रा ऐसे होती है, औ की मात्रा ऐसे होती है। आपको ऑलरेडी पता है। यानी याद रखना, जो छोटा ए होता है स्टूडेंट, इसकी कोई मात्रा नहीं होती है, ये उदासीन स्वर कहलाता है और इसे केंद्रीय या मध्य स्वर कहा जाता है। केंद्रीय या मध्य स्वर किसे कहा जाता है? तो छोटा ए को ही केंद्रीय या मध्य स्वर कहा जाता है। इसे उदासीन स्वर कहा जाता है, उदासीन स्वर कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। अब जरा देखो, 11 स्वर होते हैं, जब एक की मात्रा नहीं होती है तो मात्राओं की संख्या कुल कितनी बचेंगी? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मात्रा की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। अच्छा दोस्तों, अब आइए जरा देखते हैं। अब दूसरा स्टेप क्या था? मैंने बताया था स्वरों की संख्या पूछे 11 या मूल स्वरों की संख्या पूछे तब भी 11, लेकिन मूल भाषा में स्वरों की संख्या पूछे तो कितनी होती है? 13 होती हैं। अब जरा देखो दोस्तों, ये क्या होते हैं? 13 में एक अंग होता है, एक क्या होता है? आहा होता है। अंग और आहा, अंग और आहा का प्रयोग किसके साथ होता है? आइए इस पर चर्चा करते हैं। तो अगर पूछे आपसे कि मूल भाषा में स्वरों की संख्या कितनी होती है तो 2a इंक्लूड कर लेना, टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 13 हो जाएगी। अच्छा, होता क्या है स्टूडेंट, आपने देखा होगा हमारे जो पूर्वज थे उन्हें ध्वनियों का उच्चारण करना इतने अच्छे से नहीं आता था, ना तो इन्हें व्याकरणिक ज्ञान इतना अच्छे से था। क्योंकि अब आपने देखा होगा, हम कई वर्ष पीछे चले, जो हमारे पहले के गुरुजन थे वो भी कई बार बच्चों को गलत ध्वनियों का उच्चारण कराया करते थे। आपने घर परिवार में देखा होगा, जब सायंकाल की बेला होती है तो घर परिवार में जितने भी बूढ़े बुजुर्ग होते हैं छोटे बच्चों को पास में शाम को बैठा कर पढ़ाते हैं। तो कहते हैं बेटा जरा का कर, बेटा जरा खा कर, या कहते हैं बेटा जरा आ कर, आ ई उ ए अंग-हा, ऐसे कहते हैं आ ई उ री ए ओ औ अंग आहा। अंग आहा का भी जिक्र कर देते हैं। जबकि दोस्तों अंग और आहा का जिक्र करते ही ये संस्कृत में स्वरों की संख्या कुल 13 होती है, हिंदी में स्वरों की संख्या कभी 13 नहीं होती है।
अच्छा, आइए हम थोड़ा अंग और आहा पर जिक्र कर लेते हैं। स्टूडेंट, जो ये सिंबल है इसे क्या कहा जाता है? अनुस्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुस्वार कहा जाता है। और जो ये सिंबल होता है इसे क्या कहा जाता है? विसर्ग कहा जाता है। इसे अनुसार इसे क्या कहा जाता है? विसर्ग कहा जाता है। लेकिन इन दोनों स्वरों का उच्चारण यदि हम साथ साथ करें तो इन्हें क्या कहा जाता है? अयोगवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है स्टूडेंट? अयोगवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अयोगवाह। अयोगवाह की संख्या कितनी होती है अगर आ जाए? अयोगवाह की संख्या, अयोगवाह की संख्या कितनी होती है अगर आ जाए तो इनकी संख्या कितनी होती है? 2। अंग और आहा, इनकी संख्या कितनी होती है? 2। जो अनुस्वार और विसर्ग होते हैं, अंग और आहा होते हैं, इनका प्रयोग किसके साथ किया जाता है? स्वर के साथ या व्यंजन के साथ? अब जरा ध्यान से सुनो। जैसे हमने दिया कोई भी प्रश्न लिखा, जैसे मैंने लिखा यहाँ दोस्तों प्रातः या दुख, या स्टूडेंट हमने लिख दिया अंकल या कंचन या अंश। जरा देखो स्टूडेंट, अब इस ता को आधा करो। जब ता को आधा करोगे तो कौन सा स्वर निकलेगा? छोटा। जब कै को आधा करोगे तो क्या निकलेगा? छोटा। बात समझ गए? आपसे पूछा जाए अंग और आहा यानी अयोगवाह पूछ ले, चाहे पूछे अनुसार और विसर्ग का प्रयोग किस वर्ण के साथ होता है, तो किसके साथ होता है? छोटा ए के साथ होता है। किसके साथ होता है? छोटा ए के साथ होता है। या एग्जाम में प्रश्न घुमा के पूछता है कि अंग और आहा, अनुसार और विसर्ग का प्रयोग किस वर्ण के साथ होता है, तो किस वर्ण के साथ होता है? छोटा ए वर्ण के साथ होता है। कई बार ये ना पूछकर ऐसे पूछता है, लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। कई बार ऐसे पूछता है जो अनुसार और विसर्ग होता है, अयोगवाह होता है, इसका प्रयोग स्वर के साथ होता है कि व्यंजन के साथ होता है? स्टूडेंट याद रखना, अनुसार और विसर्ग जो अयोगवाह होता है उसका प्रयोग किसके साथ होता है? स्वर के साथ होता है। स्वर के साथ होता है। स्वर के साथ होता है, व्यंजन के साथ नहीं होता है। व्यंजन के साथ इसका प्रयोग नहीं होता है। यानी अनुसार और विसर्ग का प्रयोग किसके साथ होता है? स्वर के साथ होता है। वो स्वर कौन सा होता है? छोटा ए स्वर होता है। या ऐसे पूछता है किस वर्ण के साथ होता है, तो छोटा ए के साथ। अयोगवाह में कितने पद होते हैं? जरा देख लो ये भी। अयोगवाह में 3 पद होते हैं, इनको तोड़ो। ए प्लस योग प्लस वाह होता है। ए का मतलब होता है नहीं, योग का मतलब जुड़ना, वाह का मतलब वहन होना। अयोग वाह किसके साथ जुड़कर वहन नहीं होते हैं, यानी किसके साथ इनका प्रयोग नहीं किया जाता, तो व्यंजन के साथ इनका प्रयोग नहीं किया जाता। किसके साथ इनका प्रयोग किया जाता? इन दोनों सिंबलों का, तो छोटा ए स्वर के साथ किया जाता है। अयोग वाह में कितने पद होते हैं? देखो स्टूडेंट, कितने पद होते हैं? कुल 3 पद होते हैं। 3 पद होते हैं, जब इनको तोड़ोगे तब। बात समझ में आ गई? एक बार स्क्रीनशॉट लो स्टूडेंट। चल अब चलते हैं स्टूडेंट आगे। जरा देखो, आइए फटाफट देखते हैं, एक एक पर चलेंगे आगे। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। स्टूडेंट हम बात करेंगे स्वर के प्रकार। स्वर के जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं? स्वर के प्रकार स्टूडेंट 3 होते हैं। वो कौन कौन से स्वर होते हैं? जरा देखो, एक होता है हर्ष स्वर होता है, और एक क्या होता है? दीर्घ स्वर होता है, और एक क्या होता है? प्लुत स्वर होता है। स्वर के प्रकार कितने होते हैं स्टूडेंट? 3। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और क्या? प्लुत स्वर। हर्ष का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? छोटा होता है। दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा होता है। प्लुत का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा, सबसे बड़ा होता है।
बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्लास लंबी होगी लेकिन याद रखना, एक बार पढ़ लोगे दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो हरस स्वर होते हैं, हरस स्वर ये क्या होता है स्टूडेंट, ये एक मात्रिक होते हैं। ये क्या होते हैं, एक मात्रिक होते हैं। एक मात्रिक का सिंबल ऐसे खड़ी पाई होता है। जो दीर्घ स्वर होते हैं ये क्या होते हैं, द्विमात्रिक होते हैं। इन्हें द्विमात्रिक कहा जाता है और इसका सिंबल कैसे होता है, ऐसे होता है। और जो प्लस स्वर होता है सबसे बड़ा होता है, इसे क्या कहा जाता है, त्रिमात्रिक कहा जाता है। त्रिमात्रिक कहा जाता है। इसका सिंबल याद रखना ऐसे दोस्तों 3 से अधिक बार भी कर सकते हो, या इसका सिंबल ऐसे भी होता है, याद रखना जैसे ओम में लिखते हैं। तो अब आप देखें कि किसका सिंबल कैसे है, ये भी एग्जाम में आपके आता है। अच्छा, अब हम बात करेंगे स्टूडेंट इसमें प्रश्न और कैसे आते हैं। पहले इतना देखो आप स्टूडेंट, जो हरस स्वर होता है इसको पढ़ने में सबसे कम समय लगता है। पढ़ने में सबसे कम समय लगता है। पूछेगा जो 3 स्वर होते हैं किसको पढ़ने में सबसे कम समय लगता है, तो हरस स्वर। किसको पढ़ने में सबसे ज़्यादा समय लगता है, तो प्लुस स्वर। सबसे ज़्यादा समय लगता है तो प्लुस स्वर। अब देखो पूछेगा ऐसा कौन सा स्वर है जिसको पढ़ने में हरस स्वर से ज़्यादा प्लुस स्वर से कम समय लगता है। किसको पढ़ने में हरस स्वर से ज़्यादा प्लुस स्वर से कम समय लगता है, तो दीर्घ स्वर। याद रखना हम लिख दे रहे हैं स्टूडेंट, दीर्घ स्वर को पढ़ने में हरस स्वर से ज़्यादा तथा प्लुस स्वर से कम समय, प्लुत स्वर से कम समय लगता है। यानी मेरा कहने का मतलब यह है स्टूडेंट, जैसे हम हमारे घर परिवार में हम 3 भाई हों, तो जो सबसे बड़ा भाई होगा वो सबसे अधिक उम्र का होगा, जो सबसे छोटा भाई होगा वो सबसे कम उम्र का होगा, लेकिन जो बीच वाला भाई होगा वो छोटे वाले से बड़ा लेकिन बड़े वाले से क्या होगा, छोटा होगा। वैसे हरस स्वर का उच्चारण करने में याद रखना सबसे कम, प्लुस स्वर का उच्चारण करने में सबसे ज़्यादा, और दीर्घ स्वर का उच्चारण करने में क्या होता है, हरस स्वर से ज़्यादा लेकिन प्लुस स्वर से कम समय लगता है। बात समझ चुके होंगे, एक बार स्क्रीनशॉट लो। फिर हम बात करेंगे स्टूडेंट, चलिए तो प्रिय स्टूडेंट आज की क्लास इतनी ही होगी। फिर हम नेक्स्ट दिन इसमें व्याख्या करेंगे, हरस स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुस स्वर के बारे में सब कुछ लिख लिख के बताएंगे, और क्यों ये प्लुस स्वर होता है, प्लुस स्वरों की संख्या कितनी होती है। जरूरी नहीं कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो पुस्तक में प्रश्न है वही आए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यदि पुस्तक का सारा चीज़ आने लगता है स्टूडेंट हुबहू ना, तो सभी बच्चे रट के पास हो जाते। पर वो तरीका बताएंगे कि एग्जाम में कोई भी प्रश्न आएगा पर आपका उत्तर सही होगा। दोस्तों इसी के साथ आपका भाई आपका दोस्त अपनी वाणी को विराम देता है। फिर हम मिलेंगे नए बिंदु के साथ, तब तक के लिए मित्रों जय हिंद जय भारत।